हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की पेट की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2021 में, जो आप लोगों का पेपर हुआ था, कब हुआ था? 2021 में जो पेपर हुआ है, और आप लोगों का 2022 में पेपर हुआ और 2023 में। 2021 वाला पेपर हम करवा चुके हैं, मतलब 2 सेटों में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, वो दोनों पेपर करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर देख लें आप लोग। इससे ये फ़ायदा होगा, जब आप जो है ये जो 6 पेपर हुए 2022 में, एक पेपर 2022 में पेपर हुआ था 2 शिफ्टों में, 2022 में हुआ, उसके बाद 2023 वाला पेपर हुआ। अगर इन सभी के जो है आप पेपर सोल्व कर लेते हो और क्वेश्चन कर लेते हो, और इसके आसपास जितने क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब आसपास जितने बन सकते क्वेश्चन हैं, तो वो सभी कर लेते हो, तो यहीं से कम 20 नंबर 25 नंबर की आपकी जीएस हो जाएगी। और वहीं बात कर लेते हैं, 50 नंबर की जीएस आती है। जीएस का वेटेज काफ़ी है, और आप लोग अगर ये सभी पेपर कर लेते हो, उसके अलावा सेट कर लेते हो, तो आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू नौकरी आने वाली लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, अन्य वैकेंसी लोअर पीसीएस में जो उसकी वैकेंसी आती हैं, फूड इंस्पेक्टर की और अन्य काफ़ी वैकेंसी इसके तहत आती हैं। अच्छा नंबर है तो आप जो है नौकरी ले पाओगे। तो आप लोगों को प्ले लिस्ट दिखा देते हैं। तो हमने प्लेलिस्ट बना ली अपने चैनल पर, वहाँ पर आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। इसमें हम 2021 वाला पेपर कंप्लीट करा चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला पेपर ये कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद दूसरा भी पेपर यहीं पर कंप्लीट कर दिया है, उसमें देख सकते हो ये दूसरा हो जाएगा पेपर। तो 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, आपको ये यहाँ से वीडियो देखने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बता दें, हम जो 6 पेपर हुए हैं, जो 6 पेपर ये हुए हैं, ये सबको करा रहे हैं। उसके अलावा हम एक सेट चला रहे हैं, कम से कम 20 सेट करवाएंगे, जिसमें आपकी जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगी। कम से कम 20 सेट करवाने वाले हैं, और डेली हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कम से कम 2। तो जो है 20-22 सेट करवाएंगे, वो आप लोग देख लेते हो। उसके बाद पीवाईक्यू करवा रहे हैं, मतलब जो भी अभी उत्तर प्रदेश में जो पेपर होता है, यूपी ट्रिपल एससी पेट करवाता है, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेपर कंडक्ट कराता है, उसने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो सभी हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो ये देख सकते हो वीडियो आप लोग यहाँ इस प्रकार से, उस पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लिखा होगा, तो वो वीडियो देख लें, तो आप लोगों को निश्चित ही यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं क्वेश्चन जो भी करवाऊंगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, जिस प्रकार से, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के भाग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, या अनुच्छेद से कोई पूछ लिया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हम आप लोगों को करा देंगे। सपोज करो आप लोगों से अनुच्छेद पूछा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, तो इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करवा देंगे हम आपको। तो इस प्रकार से आपको लोगों के लिए हम डिटेल से करवा देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन करवाएंगे, और डिटेल के साथ करवाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ना पसंद आए तो वीडियो को ना लाइक करें, ना चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा उद्देश्य रहता है कि क्वेश्चन जितना, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उसके आसपास से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे क्वेश्चन को कर पाओ। हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट नौकरियाँ निकलती है उनकी सबसे पहले जानकारी आपको दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। मतलब जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हुई, तो पूछा गया है कि मतलब ये कौन सा अधिनियम आया था। तो यहाँ पर पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया बैंकिंग विनियमन अधिनियम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो आया था कौन सा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, ये जब कब आया था, ये आया था 1970 में। अब यहाँ पर बैंक की बात हो गई, तो आपका राइट कौन सा आंसर हो गया, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो ये याद रखें, ये अधिनियम आया था, मतलब 1970 में आया था। कौन सा, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, या इसे कह सकते हैं उपक्रमों का अधिग्रहण या हस्तांतरण अधिनियम। तो जो है ये अधिनियम आपको याद रखना है। और जो आरबीआई से पूछा गया है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। और जो है इसके पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले अगर भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख हो जाएंगे आरबीआई के गवर्नर। और वर्तमान में जो है, ये जो है इस समय कौन गवर्नर हैं, जो वीडियो हम बना रहे हैं, जुलाई में अगस्त है आज, तो इस समय संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर है। इनसे पहले कौन थे गवर्नर, शक्तिकांत दास थे।
तो बैंकों से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बैंकों की कम से कम स्थापना, कुछ बैंकों की आपको पता होना चाहिए कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है। तो जो है सरकार द्वारा बैंकों पर प्रशासनिक नियंत्रण व वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीयकरण कितनी बैंकों का हुआ था। तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो कितनी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का। दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये जो अधिनियम आया था, जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अधिनियम कौन सा आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1970 में जो है ये अधिनियम आया था। तो जिसे कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो है आरबीआई की आरबीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और एसबीआई भी आप लोग याद रखें, एसबीआई काफ़ी पूछा जाता है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई और 1935 को हुई थी। वो 1955 को, सॉरी गाइस, 1955 को हुई थी। तो इसकी जो है आप एसबीआई बैंक की जो है स्थापना भी याद रखें, क्योंकि ये पेपरों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में क्या है, 1900, ये आपको आर्थिक नीति जो है, आर्थिक नीति स्पेशल जो है यूपी पेट में आप लोगों को जो है पेट में सिलेबस में दिया है। तो आर्थिक नीति आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो क्या था, मतलब जो ये आई थी, तो एलपीजी से बोलते हैं। एक एलपीजी गैस वाला होता है, ये क्या होता है, एलपीजी ये होता है। एलपीजी की इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, का पहला प्राथमिक परिणाम क्या था, तो वैश्वीकरण। तो इस समय पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, जो एलपीजी जो आया था, जो है न्यू आर्थिक पॉलिसी आई थी, इसमें पूछा जाता है कि इसमें प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्या है, महान आर्थिक संकट से उभरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। ने आर्थिक उदारीकरण निजीकरण करने का फैसला लिया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आप लोग ये याद रखें, क्योंकि एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एलपीजी, ये एलपीजी गैस वाला नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखें। एलपीजी ये आप लोगों से पूछा जाता है। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म याद रखें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी एलपीजी में से एक आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लेता है। एलपीजी में मतलब पूछ लेता है, जी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। तो ये याद रखें। और एलपीजी नीति की विशेषता क्या थी, औद्योगिक लाइसेंसिंग परमिट राज्य का उन्मूलन करना और क्षेत्र की भूमि कमजोर और निजीकरण की शुरुआत, मतलब प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई थी। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए मुफ्त निवेश, मतलब जो विदेशी लोग थे वो अपने फैक्ट्री वगैरह लगा सकते थे, निवेश कर सकते थे। आयात शुल्क में कमी और जो है करों में कमी, ये सब इसकी विशेषताएं थीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाएँ। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखें। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, और स्वामीनाथन को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। आई थिंक 4-5 लोगों को जो है ये दिया गया है भारत रत्न। तो ये इन्हें याद रखें, ये पूछा जा सकता है। एम.एस. स्वामीनाथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के जनक। और वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध है। तो इनसे संबंधित तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 1960 के दशक में उच्च उपज वाले ये एच.वाई.बी की फुल फॉर्म काफ़ी पूछी गई है, पिछली बार पेपर में पूछी गई थी। एच.वाई.बी ये याद रखें, हाई यील्ड वेराइटीज़ के द्वारा जो है खाद्यान्न, गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि जो है हरित क्रांति के समय पूछ लिया जाता है, 1960 या 68 आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। तो ये याद रखें, हाई यील्ड
सीरियल वेराइटी जो है खाद्यान्न जो है खाद्यान्न जो अन्न थे इनमें वृद्धि हुई थी। गेहूँ और चावल ये पूछ लिया जाता है कौन कौन सी फसल में वृद्धि हुई थी, तो गेहूँ चावल में हुई थी, ये याद रखें आप लोग। और नॉर्मन बोरलांग थे, ये जो है वैश्विक हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो ये याद रखें। ये अमेरिका यूएसए के रहने वाले थे, इम्पोर्टेंट है। और जो ये वृद्धि कहाँ देखने को मिली थी, तो राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं। किस संविधान से मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए, ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए, आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ये ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है। और आप लोगों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। और आपातकालीन जो उपबंध हैं तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है शुरुआत में कितने थे, 10 थे, और बाद में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और ये कहाँ पर वर्णन इसका है, अनुच्छेद 51 के काम में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों से भाग में पूछा जाए कि कौन से भाग में रखे गए हैं, तो ये भाग 4 के काम में जो है मौलिक किसको रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया। अनुच्छेद में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 51 के काम में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये 11 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है हमें जो है इसमें क्या है अधिकार शामिल है, जिसे बोलते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद हमें 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आपको मिल जाएगा ए लिखा मिल जाएगा, आपको 19 का ए मिलेगा, बी मिलेगा, 19 का बी, सी, डी, इस प्रकार से आप लोगों को जो है अनुच्छेद मिलेंगे। सबसे पहले आपको याद रख लेना, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की जो है स्वतंत्रता दी गई। आप लोग देखते होंगे लोग आंदोलन करने लगते हैं जो है इस समय, जैसे कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत ही दी गई है। दूसरा जो है संघ या संगम सहकारी समिति बनाने का, यानी कि आप संगठन बना सकते हो, अपना संघ बना सकते हो। उसके बाद राज्य क्षेत्र के आबाद रूप से संचरण, यानी कि आप लोग जो है कहीं भी घूम सकते हो, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। और उसके बाद जीविका चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई अपना व्यापार कर सकते हो। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आर्टिकल में 19 में दी गई है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे याद जरूर कर लें। प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में ही दी गई आप लोगों को है। मौलिक अधिकारों की संख्या देख लेते हैं। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। तो हमें जो कितने मौलिक अधिकार, शुरुआत में हमें मौलिक अधिकार कितने प्राप्त थे, 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो समानता का मौलिक अधिकार है। और ये इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार जो है समानता का मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। और जो उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें 19 से 22 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जी इसमें क्या है, इसमें 23 से 24 तक अनुच्छेद को रखा गया। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक रखा गया है। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 28 के बीच रखा गया है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल जो है 32 में है।
तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी आप लोगों को बता चुके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था 44वां संविधान 1978 में हुआ था, इसको जो है संपत्ति का अधिकार हटा के क्या ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, भाग जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया, भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक रखे गए, 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार हैं, आप लोग याद रख लें। अनुच्छेद जो है 7वां मौलिक अधिकार हटा के कहाँ डाला गया, 300 के ए में अनुच्छेद में इसे डाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका मतलब ये है जैसे कि आपकी संपत्ति है तो उसे सरकार ले सकती है, उसके मुआवजे में आपको उसका पैसा दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये विधानमंडल के उत्तरदायी होती है प्रति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसद से प्रेरित है। तो ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें क्या है, भारत का संविधान लिखित है, विस्तृत संविधान, यानी कि भारत का लिखित और जो है बड़ा संविधान है। तो ये बात राइट हो जाएगी, भारत का लिखित संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और जो है 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इतना याद रखें आप लोग। और उसमें पूछा गया है एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी सही, एकल नागरिकता का प्रावधान है। लिखित संविधान, बड़ा संविधान है और एकल नागरिकता है। और इसमें कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हाँ तो वयस्क मताधिकार है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो गया इसमें कहा विशेषता नहीं, तो ये जो बी वाला हो जाएगा, जो आपका द्विस्तरीय सरकार वाला, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। और इसमें जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, किंतु यहाँ पर जो द्विस्तरीय सरकार की विशेषता नहीं है यहाँ पर, बल्कि त्रिस्तरीय केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय स्तर की सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। 8 में क्या पूछा गया था, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो यहाँ आपको एक हॉर्स पावर बताना कितने वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट हो जाएगा, 746 हॉर्स पावर के बराबर। हॉर्स पावर विद्युत माप की इकाई है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत की यांत्रिक इकाई हॉर्स पावर है, जो लगभग 746 वाट तथा अन्य कई मीट्रिक पावर्स हैं जो लगभग 736 वाट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ एक बार जैसे कागज़ आपने जला दिया तो उसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उस रूप में, और जो आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। तो क्या कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक, देखो कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि कोयला जल गया और भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हो। और तीसरा आपका कागज़ का जलना, कागज़ को दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हो, तो भौतिक अभिक्रिया नहीं है। देखो पानी ये क्या है, उसे दूसरी उसी अवस्था में प्राप्त, जैसे भाप छोड़ दिया भाप में, तो उसको जो है जैसे बर्फ़ को, जो पानी को बर्फ़ बना लो या बर्फ़ को पानी बना लो, तो इसमें जो है भौतिक परिवर्तन होता रहता, मतलब जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें आप लोग। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया में जो है उस जो पदार्थ है उसको दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इतना आप लोग याद रखें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था। 10 में पूछा गया था पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया मसूड़ों में होता, आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के दांतों से हर समय खून निकलता रहता है। तो पायरिया किससे होता है, जीवाणु के संक्रमण से होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, इसे याद रखें। मसूड़ों के ऊतक को प्रभावित करता है जीवाणु को पायरिया। पायरिया जो जीवाणु होता है क्या नाम होता है, एलोबोलारिस जो वायरस होता है, इसके कारण बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके लक्षण प्रमुख क्या, मसूड़ों से खून आना, दांत ढीले हो जाते हैं, मुख की दुर्गंध, ये इसके लक्षण है। पायरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया पेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ये पौधों में पाया जाता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, याद रखें। जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या काम करता है, जाइलम का काम होता है, जाइलम जो है पौधों में जो है जड़ से जो है सभी हर जगह जो है पानी को ले जाता है। जाइलम जल यानी कि जल ले जाता है, मतलब तना से नीचे से जड़ से हर जगह पहुंचाता है वो। और फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों में जो भोजन बनता है वहाँ से जो है भोजन को हर जगह पहुँचाता है। तो ये इतना याद रखें, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला राइट हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में वही लिखा जो आप लोगों को बताया हमने। फ्लोएम एक पादप ऊतक है। यह जाइलम की भांति पौधों की जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम का मुख्य कार्य जल को तने को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। तो ये जल पहुंचाता है। फ्लोएम क्या पहुंचाता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थ को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा जाता है भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो कितने स्तर की है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थ्री टायर मतलब 3 स्तर की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पाए जाते हैं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, मध्यवर्ती स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर, जिला स्तर, जिला पंचायत स्तर। तो ये याद रखें। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ये समिति याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की थी, राजस्थान से नागौर जिले से शुरू की थी। कब शुरू की गई थी, 1959 में प्रारंभ हुई थी। बलवंत राय समिति मेहता समिति थी, इसकी जो है गठन कब किया गया था, 1957 में किया गया था। इन्होंने त्रिस्तरीय जो है सरकार का बताया था कि त्रिस्तरीय जो है पंचायत का गठन के बारे में बताया था। अशोक मेहता समिति थी, इसने क्या द्विस्तरीय बताया था। और GBK राव थे, इनकी समिति का गठन किया 1985 में हुआ था। इन्होंने क्या बताया था, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला परिषद को प्रमुख निकाय बनाने की जो है सिफारिश की थी। और उसके बाद सिंघवी समिति है, इसे भी याद रखें। और ये गाडगिल समिति है, इसे भी याद रखें, क्योंकि पेपर में कभी कभी ये समितियाँ दे देता है, कहता है बताओ इनका मिलान करो। तो ये सिंघवी समिति थे, इन्होंने क्या कहा था, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। और गाडगिल समिति 1988 में इन्होंने क्या बताया था, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए नीति और कार्यक्रम समिति के गठन की सिफारिश की थी। तो इसमें मैथ के भी क्वेश्चन मिक्स हैं, बहुत छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या करना, डिवाइड करना होता है। इसमें मिक्स क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, आप लोग बताएं कि मैथ के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएं रीजनिंग के। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। एसिड जो है बैटरी में प्रयोग किया जाता है, कौन सा एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी एसिडों के भी नाम याद रखें आप लोग। जो है सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है कार की बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है इसका रासायनिक सूत्र याद रखें, H2SO4। ये इसका जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र होता है। इसके अतिरिक्त जो क्या होता है HCl, ये इसका प्रयोग किस में होता है, क्लीनर के रूप में होता है। और एसिटिक अम्ल इसका सिरका में होता है। आप लोगों से पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखें। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग बढ़ईगिरी व रॉकेट जो है नोदन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है, सुवेद और सुवेद का मतलब पूछा है इसमें।
तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया तो इसे भी करवा देते हैं। सुवेद मतलब क्या होता है? साफ होता, मतलब सफ़ेद होता है। सुवेद ये क्या होता है? जो पसीना आपका होता है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पसीना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो हिंदी आप लोगों की 15 नंबर में पेट में आती है। कितने नंबर की? 15 नंबर की पेट में हिंदी आती है। 2 पैराग्राफ आते हैं 5 5 10 नंबर के। 5 नंबर की आपकी हिंदी आती है, मतलब इसमें क्या होता है? विलोम शब्द, मुहावरे, संधि, विच्छेद, अनेक शब्दों के एक लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 5 नंबर की ये हिंदी आती है। 15 नंबर की आप लोगों की हिंदी आती है, 2 पैराग्राफ आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो खाक में मिलना मतलब क्या होता है? सब कुछ नष्ट होना, दबी हुई बात से उभरना, बेचैन परेशान होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ नष्ट होना। खाक में मिलने का मतलब होता है सब कुछ नष्ट होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पवन। और अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल का पर्यायवाची शब्द होता है आग। तो कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन। और अन्य पर्यायवाची समीर, बात, पवमान, समीरण, प्रभात, मारुत, ये सभी अनिल यानी कि हवा के पर्यायवाची हैं, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है अनल किसका? अग्नि, पावक, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धूमकेतु, ये सभी किसके? आग के पर्यायवाची या अनिल के पर्यायवाची हैं। गुप्त का विलोम शब्द पूछा गया था। गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा और गुण का अगुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे तोड़ोगे जो तो क्या हो जाएगा? सत प्लस भावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आप लोगों को बता दें सद्भावना में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी व्यंजन संधि है सद्भावना में? 5 नंबर का आप लोगों का पैराग्राफ आता है, इसमें ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से होते हैं। एक सिनोनिम्स होता है, एक इंटोनिम्स होता है, या तो फिर इडियम्स दे देता है या फिर फिल आप ब्लैंक दे देगा। तो ये सब छोड़े दे रहे, इसे पढ़ेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का ये पूछा गया था 2022 में। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। इसमें याद रखने वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फैक्ट है, वो याद रखें, क्योंकि बीचा बझानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? केरल में है। केरल के त्रिशूर में स्थित है। तो ये याद रखें आप लोग। ये पूछा जा सकता है क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? पीचा बाझनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? केरल में हो जाएगा। पीचा बाझनी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के त्रिशूर में है। त्रिशूरपुरम जो है महोत्सव मनाया जाता है, ये भी केरल में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के काम का नहीं, से काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के काम का है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है, ये याद रखें आप लोग। ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। इसमें क्या उपभोक्ताओं को सशक्त व जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ताओं मामलों के विभाग ने जागृत नामक एक शुभंकर लॉन्च किया। जागृति नामक इस शुभंकर को इसके वीडियो अभियानों में जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया था, इसका क्या नाम? संभाजी नगर कर दिया गया था। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इन्हें छोड़ने दे रहे हैं। तो करंट अफेयर का एक वीडियो लाएंगे तो वो आप लोग ज़रूर देखें। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे कम से कम 200-300। तो इम्पोर्टेंट टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा का शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन जो है 2022 का था। तो इसका राइट आंसर केरल में हो जाएगा। इसे याद रख सकते हो आप लोग। तो युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था। वज्र प्रहार अमेरिका के बीच होता है और अमेरिका के जिसे जो है भारत और फ्रांस के बीच एक वरुण अभ्यास होता है। वरुण ये याद रखें। कुछ युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होते हैं, जिसे टाइगर ट्रंप कोप इंडियन रेड फ्लैग, ये युद्ध जो है भारत अमेरिका के बीच होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था
ये करंट का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। और सबसे कम जो है, सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी कितनी सीमा भारत किसके साथ शामिल जो है साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत, जो है ये हो जाएगा 3323 किलोमीटर जो है भारत सीमा साझा करता है। और जो है कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ, गुजरात राजस्थान और पंजाब हो जाएगा। ये 3 राज्य हो गए। उसके बाद ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद चाइना के साथ, चाइना जो हो जाएगा, चाइना के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत जो है चाइना के साथ। और वहीं बात की जाए बांग्लादेश के साथ, कितनी 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो आप लोगों को जो है किसके साथ कौन कौन से राज्य लगते वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो जाएगी। तो ये जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, जापान की टोक्यो हो जाएगी, इजराइल की जेरूसलम हो जाएगी, और इराक की बगदाद हो जाएगी, और डबलिन किसकी, आयरलैंड की हो जाएगी, और टोक्यो जापान की हो जाएगी, काबुल जो है अफगानिस्तान की हो जाएगी। डाक कर्म योगी जो है पोर्टल पूछा गया था। ये डाक कर्म योगी पोर्टल किससे संबंधित हो जाएगा? लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद वाले राज्य याद रखें आप लोग, काफ़ी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इनमें क्या 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये याद रखें आप लोग। और इसके अतिरिक्त जो है असम हो गया, असम और उड़ीसा की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डे इम्पोर्टेंट याद रखें। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कुर्ग कहा जाता है। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट हो सकते हैं। कुर्ग भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। तो याद रखिए, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक ही करता है। कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। किसे कहा? कुर्ग को दक्षिण भारत का जो है क्या कहा जाता है? कश्मीर। तो किसको क्या कहा जाता है, एक बार नज़र मार लेते हैं। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। अरब की रानी जो है कोची को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। और मेघों का देश या राज्य किसे कहा जाता है? मेघालयों को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों व घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को, भारत का पेरिस जयपुर को, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलुरु को, गोल्डन सिटी अमृत शहर को, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को। तो कुछ इन पर नाम जो है नज़र मार लेते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को, 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत को, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कलकत्ता को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोचीन को, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा? जमशेदपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, भारत का हॉलीवुड
मुंबई साल्ट सिटी गुजरात को, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को, और क्या कहा जाता है, मलयम का देश कर्नाटक को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, काली नदी शारदा को, बिहार का अशोक कोसी को, बंगाल का अशोक दामोदर को, और लीची शहर देहरादून को, ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को, एशिया की इंडो की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो एक बार इन पर नज़र मार लें, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कराने को हम 10 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन करा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो एक्स्ट्रा जानकारी है इसी से आपका भला होगा। कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की परंपरा कला है, किसकी कला है ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो है झांसी की कला है, सांझी की कला, सॉरी गाइस, सांझी की कला है। सांझी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की परंपरा कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी, यह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। तो ये सांझी कला याद रखिए कहाँ से हो जाएगी, मथुरा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का 29वां राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो ये हो जाएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना जो बना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब बना था ये? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। किंतु वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखें, काफ़ी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग होकर बना था। इम्पोर्टेंट याद रखें, ये काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है ये लिखी गई है। तो ये बताना है। तो ये हो जाएगी महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इनकी कौन सी हो जाएगी? द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट तो विद ट्रूथ महात्मा गांधी की हो जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश की कौन सी हो जाएगी? महर्षि दयानंद सरस्वती डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी फेमस जो है पुस्तक है। उसके बाद इनके जन्मदिन पर, बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। इनको 1955 में भारत रत्न मिला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखें। सरदार पटेल एंड हिज ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हिंडोल सेन गुप्ता ने लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो किसको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवरक्त किरणों को क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसे पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। अवरक्त विकिरण किरणों को और वायुमंडल को गर्म करती है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, एक मीथेन है, मीथेन याद रखें, मीथेन गैस है। उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। जल वाष्प हो जाएगी, जल वाष्प ये क्या हो जाएंगी? वाष्प जो हो जाएंगी ये जो है कौन सी गैसें हो जाएंगी? उसके बाद ओजोन भी हो जाएगी। ओजोन गैस जो है ये भी कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरो हो जाएगी आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। और एक गैस और आती है नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखें, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैस हो जाएगी। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, काफ़ी पेपरों में पूछी जाती हैं। देख लेते, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जिसे पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है और जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखें दृश्य होता है। अदृश्य मतलब आँखें देख नहीं सकती मनुष्य की, किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 पूछा गया था, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्र खेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल का वॉलीबॉल जो है राष्ट्र खेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, अर्जेंटीना का पाटो है और नेपाल का वॉलीबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
नदी के तट पर हुई थी? तो ये निरंजना नदी के तट पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें ज्योति एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया बिहार में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के पीछे नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखें। और बैसाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महाबोधि कहाँ पड़ता है? ये बिहार में, ये यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, याद रखें। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो पहले इनकी थानेश्वर कहाँ राजधानी थी? तो हरियाणा में थानेश्वर पड़ता है। बाद में इनकी ये कन्नौज हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इनकी थानेश्वर राजधानी हो जाएगी। तो ये इनका संबंध किससे था? पुष्यभूत जो है वंश से हो जाएगा। इनका वंश भी याद रखें। इनके पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन जो है राज्यवर्धन, ये भाई थे। राज्यश्री इनकी बहन थी। इनका शासनकाल याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छापामार गुरिल्ला रणनीति, यानी कि जो गुरिल्ला थी, ये युद्ध नीति जो थी, ये कौन यूज करता था? तो ये महाराणा जो प्रताप थे, सॉरी गाइज, ये मराठा यूज करते थे। और गुरिल्ला जो युद्ध नीति थी, जो छत्रपति शिवाजी थे, ये यूज करते थे। मतलब ये मुगलों के विरुद्ध इन्होंने जो है गुरिल्ला जो है छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए देश तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तो कौन सी हो जाएगा? ये किया गया था लोस्ट बेक्स कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। जो मोम लोप ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा स्थल विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हसरत मोहानी थे जो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और प्रथम कार्यकर्ता थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। इन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। जो कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए तो हसरत मोहानी 1921 में, और कांग्रेस के मंच से मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया? तो स्वदेशी आंदोलन का कारण जब कहाँ, ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो उसे क्या माना? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय को जो क्या माना गया था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन मुख्य करजन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ था। 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में औपचारिक शुरुआत हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और बंगाल जो विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो है किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? मतलब वो चाहते थे कि इस भाषा का प्रयोग किया जाए भारत में, तो वो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 92 है।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 में इन्होंने स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्रवादी नेता थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस संघ का जो है गठन किया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि INA का यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस भी दिया होता है और रास बिहारी बोस भी कहीं कहीं दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन को जो है उठाने का मुख्य कारण था हिंदू मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो राइट है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित के लिए अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति थी। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मोहम्मद अली बंधुओं लिखा मिल जाएगा या फिर मोहम्मद अली या शौकत अली। क्वेश्चन नंबर है 94। भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये मरुस्थल में पाया जाता है। दिन और रात के समय जो है तापांतर में अधिक अंतर पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल से विपरीत रेत अधिक सूर्य ताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है और रात के समय रेत जो है सूर्य ताप की जो है मात्रा को तीव्रता से घटा देती। यहाँ दिन का तापमान अधिक और रात्रि का काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी 24 जोनों में विभाजित किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर ये देख लें, इसका इंपॉर्टेंट है। 24 जोनों में विभाजित किया। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम यानी मानक समय रेखा 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो देखो प्रवासन यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, बर्थ जन्म और मृत्यु ये सभी हो जाएंगे, मगर क्या हो जाएगा? रुगड़ता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लक्षद्वीप की राजधानी इनमें में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारत्ती। ये लक्षद्वीप की राजधानी है। तो बाकी इनकी राजधानी आप लोग याद रख लें, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार हो जाएगी, लक्षद्वीप की कवारत्ती हो जाएगी, मिजोरम की जो आइजोल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया था स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसे जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर प्राइवेट सेक्टर। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निजी क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना? उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अमेजन वन हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन। ये कहाँ? ब्राज़ील में अधिकांश इसका क्षेत्र पड़ता है। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार ब्राज़ील में है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है 2022 वाला जो पेपर है। 2022 वाला पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर ली है। अब सेकेंड शिफ्ट की बारी है। ये वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक ज़रूर वीडियो में देके जाएं। थैंक यू दोस्तों।